ठीक है, गुड आफ्टरनून। बजट आ गया समझ में? अब नहीं मैं कराऊंगा, अब अगले साल। पिछले साल वाले बैच को कराया था मैंने 2 बार। बताओ क्यों? क्या वो बच्चे अच्छे थे? पिछली बार आए 2 बार था। आपको नहीं कराऊंगा 2 बार, ठीक है? ठीक है, आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक कराऊंगा आज। पिछले ना 6 महीने में इंडिया की स्टॉक मार्केट को पता नहीं क्या हो गया है, बहुत बुरी तरह से फ्लक्चुएट कर रही है। आई होप आपको पता है फ्लक्चुएशन क्या होती है। घर में कई बार टमटम लाइट होती ना, बस आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या रीजन है। आज हम वो रीजंस डिस्कस करेंगे। पहले तो रीजंस लिखते हैं एक बार। पहला रीजन, लो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन। कितना था? लेस देन 7%। एग्जैक्टली कितना था? 6.4। सेकेंड रीजन, यूएस इलेक्शन। थर्ड रीजन, बताओ, अब आप बताना शुरू करो। लॉन्ग गेन कैपिटल टैक्स फॉरेन। अभी आपको समझ में लगेगा। FII, इनकम टैक्स स्लैब चेंज। फिफ्थ, गाजा सीज फायरिंग। सिक्स्थ, फिनटेक सेक्टर बूम। आ जाओ। सेवेंथ, ये है कुछ कारण जिसकी वजह से लगातार फ्लक्चुएशन आ रही है इंडिया की स्टॉक मार्केट में। आप में से कभी किसी ने एक शो देखा है? HBO ने बनाया था, बहुत अच्छा शो था, चेरनोबिल। उस शो का ना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है शो का अखीला आधा घंटा। अखीले आधे घंटे में ना एक साइंटिस्ट आता है और समझाता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है। तो बोलता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ना हीट बढ़ती रहती है, हीट कम होती रहती है, बस इसी का ही सारा खेल है। हीट एक लेवल से ऊपर चलेगी, खराब है। हीट लेवल से एक नीचे चलेगी, खराब। तो फिर वो बताता है कुछ कुछ पैरामीटर्स हीट को बढ़ाते हैं, कुछ कुछ पैरामीटर्स हीट को घटाते हैं। जिस दिन चेरनोबिल में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, हीट बढ़ी गई बहुत ज्यादा, घटाने वाले पैरामीटर्स रुक गए और वो ब्लास्ट हो गया। ऐसी शेयर मार्केट। चलो ये बताओ, इनमें से कौन कौन से पैरामीटर्स ने शेयर मार्केट को पुश किया होगा, किसने नीचे को पुल किया होगा? पुश के पुल, पुल नीचे को, पुश के पुल। इसका आंसर है पुश, पुश के पुल। अब आपको ये पता ही नहीं क्या होता है। जब आप शेयर मार्केट से पैसा कमाओ ना, तो उस पर टैक्स लगता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। लिख लो अगर आपको लिखना है। आप जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो ना, आपको उस पर भी टैक्स देना होता है। उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। और सरकार ने इसको और मुश्किल कर दिया। ये 2 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अब ये कैसे पता चलेगा आपने जो शेयर मार्केट से कमाया वो शॉर्ट टर्म था कि लॉन्ग टर्म था? 1 साल। अगर आपने 1 साल से पहले स्टॉक बेच दिया तो आप पे लगेगा शॉर्ट टर्म टैक्स। 1 साल के बाद लगता है लॉन्ग टर्म टैक्स। पता है कितना होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स? 12.5%। सॉरी, ये वाला होता है 12%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5%। और अब सरकार ने क्या किया? पहले ये सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए था, अब फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी ये लगा दिया है। तो बताओ, पुश के पुल? इससे फिर से पुल, गिरी शेयर मार्केट। इनकम टैक्स स्लैब चेंज, पुश के पुल?
ये सबसे इंटरेस्टिंग था। पहले तो चढ़ गई, अगले दिन गिर गई, फिर चढ़ गई। चढ़ी क्यों? क्योंकि सबको लगा पैसा बचेगा, पर अगले दिन लोगों को इकोनॉमिक्स याद आई, जब मार्केट में पैसा बचता है तो इन्फ्लेशन आती है, तो गिर गई। इन्फ्लेशन ही आती, सच बात है, बिल्कुल सही बात है। उसके तीसरे दिन फिर चढ़ गई। उन्होंने सोचा इन्फ्लेशन से पहले थोड़ी ग्रोथ तो आएगी, हम उसको एंजॉय कर लेंगे। शेयर मार्केट एक बहुत छोटा सा बच्चा है, अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा, अभी तो हम ऐसे ही फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। गाजा सीज फायर, पुश के पुल, पुल, क्योंकि वॉर में कुछ कंट्रीज बहुत कमाती हैं और उन कंट्रीज में इंडिया की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। आपने ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, हमारी शेयर मार्केट गिर गई कि वॉर नहीं होगी, पटाखे। आप लिटरली सोचोगे, लोग ऐसे सोचते हैं कि वो हम भी बेचते थे, यूएस अपने वेपन्स का रॉ मटेरियल हमसे खरीदता है, लिटरली ऐसे सोचती है दुनिया। पिछले 3 दिन से इंडिया का सारा फाइनेंशियल सेक्टर चढ़ा हुआ है, बताओ क्यों? ये तो आप बिल्कुल ही नहीं सोच सकते। नहीं, सबको टैक्स में पैसे बचेंगे। पहले आप साल का 3 लाख टैक्स देते थे, अब 2 लाख टैक्स दोगे, 1 लाख बचेगा। तो आपको 1 लाख की चीज पसंद आ गई, आईफोन, आप अभी चले गए कि अब तो 1 लाख बच रहा है, आईफोन खरीद लेते हैं। क्या आज बचा 1 लाख? कितने साल में बचेगा? 1 साल में। तो आज कैसे खरीदोगे? लोन पे। पर आपको पता है आपकी सैलरी में से आप 1 लाख बचा लोगे, क्योंकि सरकार को तो देना नहीं, तो आज तो लोन लोगे ना। तो ये जो आईफोन और सैमसंग के स्टोर्स के अंदर खड़े होते हैं लोग, वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज वाले, कौन कौन से होते हैं? बजाज अलायंस, एक बहुत बड़ा ब्रांड है सियाराम ग्रुप, इन सब के शेयर्स चढ़े हुए हैं बहुत बुरी तरह से। ठीक है, अब मैं आपको पूरा समझाता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ, तभी आप ये पूरी चीज समझ पाओगे। और मैं आपको एक चीज गारंटी करता हूं, अगर आपने आज ढंग से सुन लिया ना, तो आज के बाद आप शेयर मार्केट की न्यूज को समझ जरूर पाओगे। आपको कभी भी ये नहीं डाउट होगा कि हो क्या रहा है। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये शेयर मार्केट का कंसेप्ट आया कहां से होगा? कहीं से नहीं आया, बहुत पुराना कंसेप्ट है। जब सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते थे और उनमें से किसी एक को पैसे की जरूरत होती थी, तो बाकी लोग कंट्रीब्यूट करते थे, और जब इसके पास पैसा आ जाए बाकियों को वापस कर देता था। आज भी तो गांव वगैरह में कमेटी डाली जाती है, शेयर मार्केट भी यही है। सोसाइटी में किसी को पैसा चाहिए, बाकी लोग उसको पैसा देते हैं कि ये ले, अपना काम कर, खुद भी ग्रो, हमें भी ग्रो कर। शेयर मार्केट में 2 तरह के लोग आते हैं, इन्वेस्टर्स जो पैसा देने के लिए तैयार है, और बोरोअर्स या फिर जिनको हम बोलते हैं कंपनीज, जो पैसा चाहिए जिनको। आप एक इन्वेस्टर हो, आप अपना हार्ड अर्न मनी क्यों किसी को देना चाहोगे? रीजन समझो। कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी का शेयर नहीं खरीदता है, वो एक ऐसी कंपनी का शेयर खरीदता है जिस पे उसको भरोसा है ये कंपनी आगे बढ़ने वाली है। बजट के अनाउंस होते ही कुछ कंपनीज के शेयर चढ़े, बताओ किन के? आपने वो ब्रांड सुना है 2M, वो पार्ले का ब्रांड है। उसका शेयर क्यों चढ़ा? क्योंकि 2M हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाता है, विराट कोहली उसके ऐड करते हैं, और वो मखाना बेचता है, और बजट में लिखा हुआ है कि मखाना बोर्ड बनेगा। आप समझ रहे हो शेयर मार्केट कैसे सोचती है? आप लोग ऐसा सोच ही नहीं सकते जैसे शेयर मार्केट वाले सोचते हैं। कितनी जल्दी कैलकुलेट किया लोगों ने कि टैक्स में सेविंग होगी तो 1 से 2 से 3 लाख रुपए बचेंगे, पर एक साथ तो नहीं मिलने वाले। लोगों के दिमाग में आ जाएगा मैं इस साल 2 लाख रुपए कम टैक्स दूंगा, पर एक सैलरी में तो नहीं बचा सकता, वो तो पूरा साल लगेगा। तो लोग सामान खरीद लेंगे, तब लोन ले लेंगे और सोचेंगे बाद में देते रहेंगे वापस। जैसी बजट आया कुछ ही घंटों में सारी फाइनेंस कंपनीज के शेयर चढ़े हुए थे। इतनी जल्दी काम करती है शेयर मार्केट। किनके शेयर्स नहीं चढ़े? लग रहा था कि बहुत बड़ी अनाउंसमेंट सेमीकंडक्टर और एआई को लेकर होगी, नहीं हुई। शेयर या तो वैसा रहेगा या नीचे आया। इस तरह से होती है शेयर मार्केट, एकदम से काम करती है शेयर मार्केट। ठीक है, तो इन्वेस्टर चाहता है मैं एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाऊं जो कंपनी फ्यूचर में जाकर और बड़ी बनेगी, ताकि मेरा हिस्सा भी बड़ा हो जाए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल,
जिस दिन महिंद्रा ने अपनी 6E, क्या नाम है उसका, BE6E लॉन्च करी, अगले दिन से महिंद्रा का शेयर चढ़ने लग गया। ऐसे काम करती है शेयर मार्केट, इतनी क्विक होती है शेयर मार्केट। ये जो कंपनी होती है ये आपसे पैसा क्यों मांग रही है? पैसा मांगने के लिए तो बैंक्स होते हैं? नहीं, ये कंपनीज कभी भी बैंक के पास नहीं जाती हैं, क्योंकि बैंक तंग करता है, मेरा ब्याज क्यों नहीं दिया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। इसलिए कंपनी पैसा आप लोगों से लेती है बिजनेस बड़ा करने के लिए, और जब इनका बिजनेस ग्रो करता है आप भी ग्रो करते हो। अगर आपने किसी एक कंपनी में एक शेयर खरीदा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो बहुत बड़ी कंपनी में से एक हिस्सा आपका हो गया। जब तक वो कंपनी रहेगी तब तक आपका एक हिस्सा भी रहेगा। अगर आज मैं अडानी का एक शेयर खरीद लूं, एक शेयर अडानी का, तो मैं कंपनी का कितने % ओनर बन गया? तो मैं आपको बताता हूं, अडानी के 450 करोड़ शेयर रिलीज है, 450 करोड़, उसमें से एक मेरा है। तो इसका क्या मतलब है? अडानी अगर 450 करोड़ रुपए कमाए तो 1 रुपये मेरा। यही तो मतलब होता है शेयर का। जैसे अडानी 450 करोड़ कमाएगा उसमें से 1 रुपया मिले। कब तक? जब तक अडानी है, क्योंकि मैं उसका मालिक हूं। तो मेरे और गौतम अडानी में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं, वो भी मालिक, मैं भी मालिक। उनके पास शेयर 54 करोड़, मेरे पास 1। आप समझ रहे हो? पर ओनर तो ओनर ही होता है। क्या गौतम अडानी मुझे फोर्स कर सकते हैं अपना शेयर उनको बेचने का? कभी भी नहीं कर सकते। मैं नहीं बेचूंगा अपना शेयर। तो शेयर खरीदने का मतलब पता है क्या? आप उस कंपनी के लिटरली ओनर हो जब तक वो कंपनी है। आपको एक टर्म सिखाता हूं, आपके काम में आएगी। प्रमोटर कौन होता है कंपनी का प्रमोटर? तो ज्यादातर केसेस में कंपनी के ओनर्स सबसे ज्यादा शेयर अपने पास रखकर अपने आप को प्रमोटर डिक्लेयर करवा देते हैं सेबी के पास जाके। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमोटर हैं अंबानी फैमिली, अडानी ग्रुप के प्रमोटर हैं अडानी फैमिली। इनको बोलते हैं प्रमोटर्स, जो सबसे ज्यादा शेयर अपने पास रखते हैं। ठीक है, आप प्रमोटर बन सकते हो, बहुत सारे शेयर खरीदने शुरू कर दो, आप भी प्रमोटर बन जाओगे। पर प्रमोटर बनने से कुछ नहीं होता। ठीक है, ठीक है। तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है किसी बड़ी कंपनी का पार्ट बनने के लिए और उसके साथ आगे जाके ग्रो करने के लिए, और कंपनी लोगों से पैसा लेती है क्योंकि शेयर मार्केट से उठाया गया पैसा, बहुत ध्यान से सुनना, कभी वापस नहीं करना पड़ता। क्योंकि आपको तो कंपनी ने बदले में दे दिया हिस्सा, अब क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। तो दोनों खुश। ये सब किसकी देख रेख के अंदर होता है? सेबी। सेबी सबको देखता रहता है, सब कुछ अच्छे से चेक करवाता रहता है। अगर आपको लगता है ये तो बहुत नई चीज है, 10-15 साल पहले आई है, तो एक मूवी रिकमेंड करता है। उस मूवी का नाम है गुरु। अभिषेक बच्चन की एक ही अच्छी मूवी आई है, गुरु। उस मूवी को देखना। उस मूवी में उन्होंने कपड़े की फैक्ट्री लगानी होती है और वो लिटरली लोगों के पास जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है मुझे पैसा दो। वही स्टॉक मार्केट है, उस मूवी में भी बताया गया, वही मॉडर्न स्टॉक मार्केट है। पहले लोग ऐसे शोर मचा के अपना प्लान सुना के पैसा लेते थे, अब लोग अपनी एड्स करते, बड़ी बड़ी ये सब करते। अगर आपने किसी कंपनी, ये आप लोग नहीं करते, ये लोग ये करते हैं बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स। अगर आप किसी कंपनी में इंटरेस्टेड हो तो वो कंपनी साल में एक मीटिंग करती है, हर कंपनी को करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। आप उसकी मीटिंग जरूर देखो। रिलायंस की मीटिंग अभी देखना, आपको ऐसे लगेगा पता नहीं कोई फ्यूचर वर्ल्ड में आ गया, क्योंकि वो आपको लुभा रहे हैं कि पैसा लगाओ, बहुत बड़ा बनने वाला हमारा ब्रांड। और रिलायंस से तो भाई मुझे आज भी याद है, 6 साल पुरानी एजीएम थी रिलायंस की, रिलायंस ने छोटा सा लॉन्च किया जियो, और सोचो आज क्या बना दिया उस ब्रांड को। सच बात बता रहा हूँ आपको, रिलायंस ने अपनी एजीएम में अनाउंस किया था हम जियो बना रहे हैं, किसी को भरोसा नहीं था। मुकेश अंबानी की विजन देखो। तो देखो यही है स्टॉक मार्केट। 6 साल पहले अगर किसी ने भांप लिया होता तो उसने जियो में पैसा लगा देना था, और आज उसका पैसा पता नहीं 15 गुना 20 गुना होता। नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को जियो पे भरोसा नहीं, पैसा नहीं था। मैं आपकी स्टेट बताता हूँ, आप समझ रहे हो? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब आप समझो कि पिछले 6 महीने से हो क्या रहा है। तो आपने हमेशा देखा होगा कि शेयर मार्केट ना कुछ ऐसे करती रहती है, ऐसे करती रहती है शेयर मार्केट। हमको ना छोटी से फर्क नहीं पड़ता, हम इसको जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि बहुत ही बड़े टर्म में ये ऊपर जा रही थी कि नीचे आ रही थी, कि ऊपर जा रही थी कि नीचे आ रही थी। पर हम इंटरेस्टेड है लास्ट 6 मंथ्स। ये लास्ट 6 मंथ्स में इतना क्या कुछ हो गया कि इंडिया की शेयर मार्केट कंट्रोल में आ ही नहीं रही।
अगर आपने पिछले साल पैसा लगाया होता ना, इस बार मैं था, आप पूछ रहे थे ना आपने लगाया नहीं लगाया, पिछले साल पैसा लगाया होता ना, लोग पागल हो गए थे, रिटर्न ही रिटर्न, रिटर्न ही रिटर्न। अगर आपने पिछले 8 महीने में पैसा लगाया था तो भी आप पागल हो जाते, पैक गवाया गवाया, खत्म ही खत्म, सब कुछ ही खत्म, खत्म ही खत्म। तो ये समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट में ऊपर नीचे जाने का मतलब क्या होता है। देखो, 2 चार्ट्स होते हैं, ये 2 ही फॉलो करने होते हैं। एक को बोलते हैं सेंसेक्स, एक को बोलते हैं निफ्टी। क्योंकि इंडिया में 2 ही स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी और एनएससी। तो फ्रूट खरीदना है तो फल मंडी, सब्जी खरीदनी तो सब्जी मंडी, स्टॉक खरीदना है तो स्टॉक मंडी। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया स्टॉक मंडी में क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी के स्टॉक खरीदते हो जाके। ठीक है, पर ये ब्रांड्स तो कई बार 2-2, 3-3 साल में एक बार आते हैं स्टॉक्स बेचने के लिए, पर आप बीएससी जाके देखो वहां तो शोर मचा हुआ है। तो इसको शेयर मार्केट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। मैं समझाता हूं। प्राइमरी मार्केट का मतलब है जब कंपनीज अपना शेयर बेच रही है इन्वेस्टर को और बदले में इन्वेस्टर से पैसा लेती है, पर ये बहुत कम होता है, बहुत कम। सेकेंडरी मार्केट का मतलब है जब कुछ इन्वेस्टर्स के पास 1, 3 और 6 के पास कंपनी का शेयर आ चुका है, पर 2, 4 और 7 इस शेयर को लेना चाहते थे, कंपनी ने इनको नहीं बेचा, अब ये इनसे मांगेंगे। इसने इसको बेचा, इससे इसने मांग लिया, इससे इसने मांग लिया, इससे फिर इससे चला गया, फिर यहां चला गया। ये होती है सेकेंडरी मार्केट, जिसमें इतना शोर होता है। ये आप देखते हो, अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट देखे हो तो जो डेली ट्रेडिंग होती है ना, डेली ट्रेडिंग, पता ना आपको, ट्रेडिंग में भी सेशन होते हैं, सैटरडे संडे नहीं होती। फिर अभी सैटरडे क्यों हो रही थी, क्योंकि बजट आया था। आपने महुआ ट्रेडिंग सुना है, दिवाली पे होती है, क्योंकि दिवाली में बहुत बढ़िया माहौल है, कर लो 1 घंटा ट्रेडिंग, फायदा होगा। हमें तो ऐसे काम करती है स्टॉक मार्केट। बजट वाले दिन आपने स्टॉक मार्केट खोल दी, अब आपने जुआ खेला है। अगर आया बजट अच्छा तो पैसा बढ़ जाएगा, अगर आया बुरा तो पैसा निकल जाएगा। है 50-50 नहीं होता, 100% ही होता है, पर हमें पता नहीं है बस अभी। जब पढ़ लेंगे उसके बाद क्या 50-50 तो पता लग ही जाएगा। एक ना मूवी आई थी 2012, धरती खत्म हो जाएगी, याद है आपको? आपने उस मूवी में नोट नहीं किया होगा, जब डिजास्टर शुरू होता है ना तो यूएसए का प्रेसिडेंट सबसे पहला ऑर्डर पता है क्या देता है, स्टॉप द स्टॉक एक्सचेंज। वो ये नहीं बोलता खाना पूरा करो, फौज को, वो कहता स्टॉक एक्सचेंज में अभी के अभी ट्रेडिंग बंद करवा दो, क्योंकि अगर तुमने बंद नहीं करवाई, डिजास्टर शुरू हो चुका है, लोग स्टॉक्स बेच बेच के अपना पैसा वापस निकालेंगे, हमारी सारी स्टॉक मार्केट डूब जाएगी। जैसे ही आपकी कंट्री में डिजास्टर का डर भी शुरू होना, आपको एक्सचेंज रोक देना चाहिए, नहीं तो आप सोच नहीं सकते आपकी कंट्री सेंक की तरह खत्म हो जाएगी अंदर से। बहुत डेंजरस होता है ये। आपको लगता होगा स्टॉक मार्केट, लोग मरते हैं, स्टॉक मतलब लिटरली मर जाते हैं कि खत्म, ऐसी होती है स्टॉक मार्केट। आपने कभी ये सीन तो आप जरूर देख सकते हो, स्कैम 1992 में एक छोटा सा सीन होता है, हर्षद मेहता बाहर खड़ा होकर चाय पी रहा होता है, पीछे से शोर मचता है, मार्केट गिर गई, वो भागा आता है बंदा। उसके बाद जो अगले 10 मिनट होते हैं ना उस शो के देखना, कैसे लोग पागल हो रहे होते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट गिर गई। तो मैं आपको समझाता हूँ। तो ये गिरना चढ़ना ना असल में इन 2 ग्राफ से पता लगता है, और ये 2 ग्राफ्स ऑलमोस्ट सेम चलते हैं, ऐसे चलते हैं। ये भी ऐसा सही चलेगा, सेम ऑलमोस्ट, ज्यादा फर्क नहीं आएगा इसमें। क्या मतलब होता है? अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज होती है, आप सुनोगे, आज सेंसेक्स 74,000 पॉइंट्स पे चला गया, आज निफ्टी 2,000 पॉइंट से गिर गया। ये पॉइंट्स क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूं। कभी ना कभी सेंसेक्स 0 पे था, कभी ना कभी निफ्टी भी 0 पे था। इनमें पॉइंट्स ऐड होने का मतलब है 70,000 पॉइंट्स ऐड होने का मतलब है पैसा। जितना पैसा बढ़ता रहेगा उतने पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे। अगर किसी एक दिन पैसा निकल गया तो हम बोलेंगे आज सेंसेक्स 2000 पॉइंटों से गिर गया। 2000 पॉइंटों का मतलब समझते हो? 4 लाख करोड़ पे निकाल के ले गया आज इन्वेस्टर मार्केट से। तो ये पॉइंट्स का ओवरऑल बढ़ने का मतलब क्या है कि आज से 10 साल पहले सेंसेक्स 50,000 पे होता था, अब 70,000 पे, एक दिन 1 लाख पे पहुंचेगा। मतलब ओवरऑल पैसा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आप सोच नहीं सकते इंडिया के शेयर मार्केट में आज के टाइम पे कितना पैसा इन्वेस्टेड है।
मैं आपको बता रहा हूं, आप सोच भी नहीं सकते कितना पैसा इन्वेस्टेड है। आप एक गेस लो, आपको पता है इंडिया की स्टॉक मार्केट में कितना पैसा इन्वेस्टेड है? मोर देन दी जीडीपी ऑफ इंडिया। हमारी एक साल की इतनी जीडीपी भी नहीं है। पता है नंबर कितना है? 370 लाख करोड़ रुपए। इतना पैसा स्टॉक मार्केट के पास अभी है। ये किसका पैसा है? इन्वेस्टर्स का। किसको दिया हुआ है? कंपनीज को। क्यों दिया हुआ है? ग्रो करने के लिए। समझे कि नहीं समझे? अगर इसमें से काफी सारा पैसा निकलेगा तो सेंसेक्स और निफ्टी गिरेंगे, तो हम बोलेंगे इतने पॉइंट से आज गिरावट हुई, इतने पॉइंट से आज गिरावट हुई। दो तरह से गिरावट होती है, एक होती है कंपनी वाइज, जैसे टाटा ने कोई गलती कर दी तो टाटा के शेयर गिरेंगे। एक होती है मार्केट वाइज। मार्केट वाइज गिरावट कब होती है? इलेक्शन का रिजल्ट एकदम से गलत आ गया, पूरी मार्केट ही गिर गई। जीडीपी ग्रोथ पूरी इंडिया की अच्छी नहीं, चलो पूरी मार्केट ही गिर गई। आप समझ रहे हो? दो तरह से चढ़ावट या गिरावट होती है, या तो कंपनी के हिसाब से या पूरी मार्केट। ये एक सेगमेंट भी होता है। सेगमेंट मतलब आज टेक के शेयर चढ़ गए, आज आईटी के शेयर गिर गए, इस तरह से होता है। ठीक है, आप लोग यकीन नहीं करोगे, कल पहला जत्था यूएसए से इंडियंस का वापस आया जो इलीगली अमेरिका में थे। उससे आज इंडिया की स्टॉक मार्केट में सुबह इंपैक्ट दिख भी गया, क्योंकि हमें लग रहा था वो नहीं भेजेगा, हमें लग रहा था वो सिर्फ बोल रहा है, वो नहीं भेजेगा, उसने शुरू कर दिया। तो यूएसए में इलीगल इंडियंस का नंबर तकरीबन, एक वो पीडू करके उनका है एक वॉच हाउस, उसके हिसाब से 7 लाख से ज्यादा इलीगल इंडियंस हैं। टोटल इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए में 2 करोड़ से ज्यादा है, जो ट्रंप भेजना चाहता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट चढ़ रही है, इसका सिंपली मतलब इन्वेस्टर शेयर बाय करना चाहता है, पैसा पे करना चाहता है। स्टॉक मार्केट गिर रही है, इन्वेस्टर शेयर सेल करना चाहता है, पैसा वापस मांगना चाहता है। सिंपल, इससे सिंपल इसकी डेफिनेशन हो ही नहीं सकती। आपकी घंटे की शेयर मार्केट गिर रही है, आपका इन्वेस्टर भरोसा नहीं दिखा रहा, कह रहा मेरा पैसा वापस कर दो। आपकी शेयर मार्केट चढ़ रही है, आपका इन्वेस्टर बहुत भरोसा दिखा रहा है। इसको बोल देते हैं, ये तो पता ही आपको, बुलिश। इसको बोल देते हैं बेरिश। चलो अब आते हैं अपने पहला टॉपिक, जिससे इंडिया की, तो मान लो शेयर मार्केट यहां थी और सीधे ही हमारी जीडीपी ग्रोथ, तो पिछले सालों की जीडीपी ग्रोथ कैसी थी? 7.2, 8, उससे पहले 7 पॉइंट पता नहीं कितनी थी। ये कैसे खुल गया? हाँ जाओ जाओ, तो बढ़िया हो गया, इसको अपने आप ही बदला कि हमें क्या चाहिए था। ये देखो क्या करते हैं, तो बहुत बढ़िया, मुझे पता ही नहीं, मेरा तो काम भी बड़ा आसान कर दिया इसने। ये देखो बजट, ये देख रहे हो, बजट अनाउंसमेंट की ग्रोथ। ये पता क्या है? जीडीपी ग्रोथ का डेटा अच्छा नहीं आया। आप सोचो, आप एक छोटी छोटी चीज यहां से निकाल सकते हो। मैंने आपको बोला था ना, पहले खुश हो गए कि टैक्स स्ट्रक्चर बदल गया, फिर इनको याद है इन्फ्लेशन भी तो बढ़ती है, पर फिर बोला कि कोई बात नहीं, थोड़ी ग्रोथ तो हम एंजॉय कर सकते हैं। आप लिटरली देख रहे हो, आप बहुत एक्यूरेटली बता सकते हो कि किस तरह से चीज कहां को गई होगी। ये देखो, देख रहे हो बजट की ग्रोथ, ये है बजट की ग्रोथ जो हमें यहां देखने को मिल रही है एग्जैक्टली। ये जो ड्रॉप है ये हमने अभी डिस्कस करना है। ठीक है, तो जो जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही थी, जैसे ही पता लगा कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंडिया ग्रो नहीं करेगा, बताओ इन्वेस्टर क्या चाहता है? पुट मनी के गेट मनी? गेट मनी, शेयर मार्केट नीचे। ठीक है, सेकंड, यूएस इलेक्शन। अब प्रॉब्लम क्या है ना, पता नहीं क्यों
इंडिया को ट्रंप पसंद है, कोई रीजन नहीं इसके पीछे, उसने हमारे लोग वापस भेज दिए। कल्ला कल्ला बंदा 35 से 40 लाख खर्च के डंके लगा के गया था। इंडिया को ट्रंप बहुत पसंद है। मैं आपको बताता हूँ क्यों पसंद है। हम पिछले 11 साल से एक ऐसी सरकार के अंदर हैं जो राइटिस्ट है, तो हमारी सोच भी राइटिस्ट होगी। आप सोच नहीं सकते कैसे कैसे इंपैक्ट पड़ता है। आप इस कुंभ में इतने इंटरेस्टेड क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, वैसे तो 150 साल बाद नहीं आया, 144 ईयर्स बाद आया। कुंभ हर साल होता है। महाकुंभ 12 साल पहले था, आप तब भी थोड़े बहुत समझदार थे। आपका सोशल मीडिया, आपका इंस्टाग्राम इतना इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि राइटिस्ट विचारधारा में धर्मों की बहुत इंपॉर्टेंस है। राइटिस्ट विचारधारा लोग धर्म में, ये नहीं बोला सिर्फ यूज करते हैं, वो सच में धर्म के लिए बहुत सीरियस होते हैं। आप देखो तो सही, आपके सोशल मीडिया में कितना महाकुंभ चल रहा है, एकदम से जैसे लहर आई है महाकुंभ की, क्योंकि पूरी कंट्री राइटिस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप भी राइटिस्ट है, मे बी हमें इसलिए पसंद है। पर इंडियंस को ट्रंप क्यों पसंद है पता ही नहीं लगता आज तक। ट्रंप के आते ही हमारा शेयर मार्केट चढ़ा, पता नहीं क्यों, आज तक भी नहीं समझ लग रहा। उसने ना हमारी किसी का सको, उसने हमसे अपनी हार्ले डेविडसन की बाइकें सस्ती करवा दी, डरा डरा के कि मैं तुम पे फिर टैक्स लगाऊंगा, तुम पे ये करूंगा। तो ट्रंप के आने से स्टॉक मार्केट चढ़ गया। इन्वेस्टर वाज इंटरेस्टेड, वांटेड टू बाय मोर। फिर जब ट्रंप ने बोला शपथ वाले दिन ही कि मैं ना ब्रिक्स वालों पे लगाऊंगा टैरिफ, क्योंकि इन लोगों ने ना डॉलर का कुछ ऑल्टरनेटिव सोचा हुआ है। और पता वो किसको बोल रहा था ये बात? एक बेचारा स्पेनिश रिपोर्टर था, वो पूछ रहा था कि आप मेरी कंट्री पे भी लगाओगे? तो उसने बोला अच्छा तू स्पेन से है ना, ये ब्रिक्स में अखीरला एस तेरा ही है ना। ब्रिक्स में तो स्पेन है भी नहीं, साउथ अफ्रीका है। आप समझ रहे हो? उसकी एक गलत स्पीच ने, ट्रंप की गलत स्पीच ने हमारी स्टॉक मार्केट हिला दी थी। जैसे उसने बोला ब्रिक्स पे 100% टैरिफ लगेगा, बस इन्वेस्टर वांटेड टू सेल एवरी शेयर एंड गेट हिज और हर मनी बैक। ठीक है, फिर ट्रंप ने एक्चुअल में टैरिफ लगाया, पर लगाया कनाडा पे, मेक्सिको पे और चाइना पे। फिर इंडियन इन्वेस्टर वांटेड टू बाय मोर एंड इन्वेस्ट मोर। फिर क्या हुआ? चाइना ने अनाउंस किया कि हम भी रिटेलिटरी टैरिफ लगाएंगे। फिर इंडियन इन्वेस्टर वांटेड टू गेट हिज मनी और हर मनी बैक एंड सेल दी शेयर। फिर ट्रंप ने फाइनली कनाडा और मेक्सिको पे लगने वाले टैरिफ को 1 महीना डिले कर दिया, फिर चढ़ी। इतने माइन्यूट चीजों से हमारी कंट्री पे फर्क पड़ता है। आपको क्या दिक्कत है मेरे से? मैंने क्या किया? अच्छा मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है देखने का। सारा दिन तो मैं यहाँ होता हूँ, पर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, आपने देखा कुछ लोग अपनी वीडियो बनाते हैं, 6 स्क्रीनें लगा के बैठे होते हैं। बहुत गलत चीज होती है करना। मुझे क्या पता ट्रंप क्या करेगा? मैं तो अखबार से पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ सकते हो। अगर सुस्त ना होते, मुझे पढ़ाना पड़ता है। अगर आप लोग सुस्त ना होते ना, मेरी नौकरी गई थी। मेरी नौकरी चलती है आपकी सुस्ती पे, आप समझ रहे हो? क्योंकि मुझे पता है हमने पढ़ना ही नहीं। अब मुझे बात आओ, आ जाओ। ये जो बजट है, फाइनेंस मिनिस्टर ने मुझे तो नहीं भेजा, आप समझ रहे हो? पब्लिकली अवेलेबल था, मैंने भी वहां से उठाया, आपने भी वहां से उठाया। चलो आप सोचते रहो, ठीक है, ऐसे ही अच्छा है, इसमें रह लो। पर जो मेन चीज़ है उसमें थोड़ा बहुत कुछ कर लेना, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, हाँ आप क्या पूछे थे? पूछो। नहीं मैं मना नहीं करूँगा, पूछो। जैसे आपको पता है कि नॉलेज है, कोई करंट अफेयर चल रहा है ठीक है, उसका ये आगे कॉन्सिक्वेंस होगा। मैं एक या दो लोग जो बहुत इंटरेस्टेड है उनको मैं बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी बेचारी बहन पता नहीं किसकी बातों में आ गई और उसने एक अच्छा खासा फंड, अब आपको इतना पता भी नहीं, आपको समझाऊं कैसे। फ्यूचर एंड शेयर पता है आपको? FNO पता है? FNO होता है जो जल्दी जल्दी कमाने की कोशिश करता है। उसने FNO में डाल दिया पैसा। ठीक, जिस दिन से डाला उस दिन से बुरा हाल, GDP ग्रोथ अच्छी नहीं, बुरा हाल। वो कह रही है मुझे एक दिन पता ना, जिस दिन मैं पैसा निकाल लूँ मुझे थोड़ा लॉस चलेगा, ज़्यादा लॉस नहीं। तो बजट की सुबह मैंने उसको बताया कि आज शायद तुझे शाम को मौका मिलेगा
अगर निकालना है तो निकाल लेना मार्केट जस्ट क्लोज होने से पहले, क्योंकि क्या होता है ना, आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग रुक जाती है। कभी बेल देखी ट्रेडिंग बेल, वो रुक जाती, 24 घंटे नहीं चलती ट्रेडिंग, क्योंकि अगर वो अगले दिन सुबह तक रुकती तो अगले दिन सुबह तक सब बजट अच्छे से पढ़ लेते हैं और तब बजट की कमियां दिखती हैं। पहली बार में कभी कमी नहीं दिखती बजट की। वही हुआ, अगले दिन सुबह फिर गिर गई, उसको मौका मिला था। पर पता होता है क्या शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में पता क्या होता है, मैं बताता हूँ। जैसे बजट की पिछली रात तक उसका लॉस था, जितना मुझे याद है 45,000, बजट की दोपहर पे उसका लॉस आ गया 29,000 और बजट की शाम पे उसका लॉस था शायद जितना मुझे याद है 12 से 13,000। तो जब ना आपके हक की चीज़ होने लगे ना तो आपको लगता है भी और होगी और होगी और होगी। तो उसने मेरी बात नहीं सुनी, वो रुक गई अगले सुबह तक। अगले सुबह उसका फिर लॉस पे 27,000 पे था, क्योंकि अगले सुबह मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। चलो मैं आपको ये समझाता हूँ बजट से क्या कुछ हुआ। तो पहले तो आपको पता है इनकम टैक्स रेट कट हो चुका है। पहले ही थॉट आया कि पब्लिक के पास पैसा बढ़ेगा। कैसे? पहले 7 लाख से 12 लाख की इनकम वाले लोग टैक्स दे रहे थे, अब नहीं देंगे। 7 लाख से 12 लाख में इंडिया में कितने लोग आते हैं? ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग आते हैं इतनी इनकम में। सिंपली उन 1 करोड़ लोगों के पास पैसा बचेगा। सिंपल, जैसे उनके पास पैसा बचेगा वो मार्केट में सामान खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, कंपनीज की ग्रोथ होगी। इन्वेस्टर वांटेड टू बाय और सेल, बाय, इन्वेस्टर वांटेड टू बाय शेयर, ठीक है। पर कुछ ही टाइम के बाद लोगों ने रियलाइज किया कि हम तो 2.5 साल से इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये आप कैसे पता लगाते हो? कोई भी कंट्री इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रही है कि ग्रोथ बढ़ा रही है, इसका कहां से पता लगता है? रेपो रेट से। जब आपकी कंट्री का रेपो रेट 4 के आसपास हो तो मतलब आप ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो। जब आपकी कंट्री का रेपो रेट 6 के आसपास हो तो आप इन्फ्लेशन पे ध्यान दे रहे हो। तो लोगों को एकदम से रियलाइज हुआ कि हम तो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ तो पैसा बचेगा। जैसे ही मार्केट में बचा हुआ पैसा खर्च होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, और जैसे ही आपकी कंट्री में लिक्विडिटी बढ़े आपकी कंट्री की इन्फ्लेशन बढ़ती है। लोगों ने सोचा है तो सरकार ने उल्टा ही काम कर दिया, रेपो रेट टॉप पे रखा हुआ है, लिक्विडिटी बढ़ा दी। तब इन्वेस्टर वांटेड टू सेल एंड नॉट बाय। पर फिर इन्वेस्टर ने रियलाइज किया कि इन्फ्लेशन तो वैसी बढ़ी हुई है, वो कौन सा हाथ में आई 2.5 साल में। सच बात है, हम 2.5 साल से इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं, हाथ में ही नहीं आ रही। तो क्यों ना एक टाइम के लिए इन्फ्लेशन को छोड़ें और ग्रोथ एंजॉय करें। देन अगेन इन्वेस्टर वांटेड टू बाय मोर। इसके अलावा एक और चीज हुई, ये जो कैपिटल गेन टैक्स होता है ना, कि आप शेयर मार्केट से कमाए गए पैसे पे भी 12.5% सरकार को टैक्स दोगे। पहले ये सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए था, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर था ही नहीं। इस बार के बजट में क्लियर कर दिया गया फॉरेन इन्वेस्टर को भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा 12.5% का। जैसे ही अनाउंस हुआ, बजट आया था सैटरडे को, संडे को मार्केट क्लोज थी, मंडे FIIs ने अपना पैसा खींचना शुरू कर दिया स्टॉक मार्केट से। FII होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। देखो 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है इंडिया में, FDI, FPI। इसी के अंदर होता है FII। अब आप बोलोगे तो पता नहीं क्या ही लिख दिया, बहुत अजीब सा, कुछ नहीं लिखा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सिंपल, ये आती है लॉन्ग टर्म के लिए। जब कोई कंपनी इंडिया में लंबे टाइम के लिए पैसा लगाए बाहर से, ये आती है शॉर्ट टर्म के लिए। जब कोई कंपनी बहुत छोटे टाइम के लिए पैसा लगाए इंडिया में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बताओ। FDI का एग्जांपल बताओ इंडिया में। जैसे हुंडई पता नहीं कब से आगे बैठा हुआ है, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, वो नहीं जाएगा कहीं पर भी, कुछ वर्जी हो जाए वो नहीं जाएगा। इसका एग्जांपल आपको नहीं पता होगा। आपने सुना होगा अमेरिका में एक चीज होती है हेज फंड्स, कॉर्पोरेट फंड्स। ये आते हैं, पैसा लगा के एकदम से भाग जाते हैं, पता भी नहीं लगता हमें। आपको पता है, आप यकीन नहीं करोगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को पता लग गया था कि बीजेपी 2024 का इलेक्शन जीत नहीं रही है, क्योंकि इन्होंने जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई अपना पैसा खींच लिया था। पता नहीं इनको कैसे पता लगता है। शेयर मार्केट को बहुत एक्यूरेटली चीजें पता होती है। इन्हें सुबह पता लग गया था कि बीजेपी नहीं जीत रही। पता नहीं इन्होंने जज कर लिया जो भी किया, क्योंकि इन्होंने सुबह पैसा निकालना शुरू कर दिया था। आज दिल्ली में, कल दिल्ली में वोट पड़ गई। आप 8 तारीख को देखना शेयर मार्केट कैसे हिलेगी। आप बोलोगे दिल्ली, इतनी सी छोटी सी दिल्ली, उसके इलेक्शन से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, उसके इलेक्शन से फर्क पड़ता है, वो इंडिया की कैपिटल है। अगर वहां बीजेपी आई, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर वहां बीजेपी आई 8 तारीख को शेयर मार्केट देखना चढ़ी होगी, अगर नहीं आई तो गिरी होगी।
तो ये आपको पता है, तो इन्वेस्टर को भी पता है, तो वो भी तैयार बैठे हैं आज। तो वो इसलिए तो 8 स्क्रीन है एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट के पास, तो एक स्क्रीन पे वो क्या देख रहा होगा, कल शाम को रिलीज हो गया एग्जिट पोल। पता है आपको एग्जिट पोल क्या होता है? वो कल से एग्जिट पोल देख रहा है। तो शेयर मार्केट में शेयर्स में तो कुछ देखना ही नहीं होता, उसके आसपास देखना होता है। इंडिया की सरकार क्या कर रही है, यूएसए की सरकार क्या कर रही है। अगर मान लो स्टेट्स का भी स्टॉक फंड होता, अगर होता, वैसे तो नहीं है, तो कल पंजाब का स्टॉक फंड गिरा होता बुरी तरह से। क्यों? 100 के आसपास इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए में थे, यूएसए ने वापस भेज दिए। वो लैंड कहाँ हुए? अमृतसर। पता नहीं क्यों, ज्यादा तो उसमें हरियाणवी और गुजराती थे। आप समझ रहे हो? पर सारी दुनिया ने तो देख लिया कि पंजाबी होंगे, ये वापस आ गए, तो कल पंजाब का स्टॉक मार्केट गिर। अगर होता है, होता नहीं वैसे स्टेटों का स्टॉक मार्केट, नेशनल स्टॉक मार्केट ही होता है। ठीक है, इस तरह से चीजें चलती हैं। तो जैसे ही सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स फॉरेन इन्वेस्टर पे भी लगा दिया, बजट सैटरडे आया, संडे ट्रेडिंग नहीं होती, मंडे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने पता है कितना पैसा खींचा? 9.5 लाख करोड़ रुपए निकाल के ले गए वो। और मंडे इंडिया के स्टॉक मार्केट नीचे। लोग कह रहे हैं अब तो चढ़नी थी, इनकम टैक्स कम भी कर दिया, अब क्या? जो लोग सच में बैठे थे ना, जैसे मेरी बहन बैठी थी कि अब क्यों, यही तो हुआ मंडे को कि अब तो चढ़नी थी, तो उन्होंने पढ़ना इसलिए तो ये बेचारे स्टॉक मार्केट वालों को इतना पढ़ना पड़ता है। उन्होंने उसी टाइम सर्च किया, ऐसे लोग सर्च करते हैं व्हाट इज हैपनिंग टू स्टॉक मार्केट, तो वहां से गूगल जेमिनी लिख के देता है, वो लिखता है कि स्टॉक मार्केट इज एक्टिंग वियर्डली बिकॉज द गवर्नमेंट्स बजट इम्पैक्ट implied that the foreign institutional investor will have to pay 12.5% tax on capital gains. That's why FII is leaving the currency. फिर उनको समझ में लगता है कि ये भी एक एंगल था। तो जैसे ही ये हुआ, इंडिया के स्टॉक मार्केट नीचे आ गए। फिर से बताओ, आपको सच बताऊं, हम इतनी बड़ी मार्केट है ना, इतनी बड़ी मार्केट है, अब कोई वेल शार्क नहीं टिकती। एक बार इंडिया में एक टेस्ट हुआ, आपको पता है हमारी स्टॉक मार्केट का लीडर कौन है? ना रिलायंस ना अडानी, हमारी स्टॉक मार्केट का लीडर है HDFC। HDFC का जो कंट्रोल है ना इंडियन, आपको पता होना चाहिए। HDFC पहले 2 ब्रांड होते थे, HDFC बैंक, HDFC ग्रुप, अब ये मर्ज हो चुके हैं। इनका SBI HDFC से बड़ा बैंक नहीं है, सिर्फ दिखने में बड़ा है। HDFC बड़ा बैंक है इंडिया में। आप लोग पता नहीं समझ पाओ कि नहीं समझ पाओ, बिगेस्ट इंडियन बैंक in terms of market capitalization is not SBI, it's HDFC. मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है मार्केट वालों ने कितना पैसा लगा के रखा है। SBI से ज़्यादा इसमें लगा हुआ है। तो एक बार छोटा सा टेस्ट हुआ, कुछ लोगों ने HDFC का 350 करोड़ का शेयर खरीद लिया और देखा कि HDFC का जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर जाता ही नहीं जाता, हिला भी नहीं। 350 करोड़ में तो वो हिला भी नहीं। तो अब कोई वेल या कोई शार्क ऐसी है ही नहीं जो इतने बड़े समुद्र को रूल कर सके। अभी तो मैंने आपको साइज बताया इंडियन स्टॉक मार्केट का, आप समझ, हमारी स्टॉक मार्केट का साइज पता है कितना? हमारे स्टॉक मार्केट का साइज है तकरीबन $4.5 ट्रिलियन। दुनिया के सबसे अमीर इंसान के पास पैसा पता है कितना है? $0.6 ट्रिलियन। अगर दुनिया के सबसे अमीर इंसान इंडिया की स्टॉक मार्केट खरीदना चाहे ना, 1/4 भी नहीं खरीद सकता। इतनी पावर है इंडियन स्टॉक मार्केट में। आप वो गुरु मूवी देखना, गुरु मूवी, उसमें एक डायलॉग होता है कि इंडिया की इंडस्ट्रीज की लोन की भूख अगर कोई पूरी कर सकता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट है। बैंक्स तो कभी, सच बात है, इंडियन बैंक्स नहीं पूरी कर सकते, स्टॉक मार्केट कर सकता है। चलो, अब अभी तक मुझे ये बताओ, अभी तक आपको क्या क्या चीज समझ में नहीं लगी? पहले बात ये बताओ, क्या आपको ये समझ लगा स्टॉक मार्केट है क्यों? पैसे की डिमांड पूरी करने के लिए। तो वो तो बैंक्स भी करते हैं, बैंक्स बहुत ग्रीडी होते हैं। बैंक्स बोलते हैं तुम प्रॉफिट कमाओ ना कमाओ मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे पहले महीने से मेरा पैसा चाहिए, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट होती है बड़े बड़े बिजनेसेस की लोन की डिमांड पूरी करने के लिए। ये इन्वेस्टर क्यों आता है? उसको लगता है मैं अपनी सैलरी पे कभी ग्रो नहीं कर पाऊंगा, सैलरी के साथ और कुछ भी करना है। तो उसको दिखता है बड़ी बड़ी कंपनीज अपना शेयर बेचती हैं, क्यों ना मैं भी खरीदूं, मैं भी ग्रो कर जाऊं, मेरा भी पैसा ग्रो करेगा, ठीक है। इन्वेस्टर क्यों आता है? वो समझ में लग गया, कंपनी इन्वेस्टर से पैसा क्यों लेती है वो समझ में लग गया। इस सबको कौन देखता है? सेबी। क्यों देखता है? असल में जब सेबी बना था ना, तब सेबी सिर्फ और सिर्फ एक रिकमेंडिंग बॉडी था। किस बंदे ने सेबी को आग लगा दी बुरी तरह से? हर्षद मेहता।
हर्षद मेहता की वजह से सेबी को, अगर किसी बॉडी को इंडिया में पावरफुल बनाना हो तो कैसे बनाते हैं? हर्षद मेहता की वजह से सेबी एक स्टैच्यूरी बॉडी बनी। स्टैच्यूरी बॉडी का मतलब होता है जब आपके लिए एक एक्ट पास कर दिया जाए। सेबी के लिए पूरा एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में और सेबी की पावर्स बहुत बुरी तरह से बढ़ा दी गई। सबसे कॉमन फ्रॉड क्या होता है शेयर मार्केट में? सबसे कॉमन इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर मुझे पता है कि मेरी ही कंपनी की कल बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है और कल इन्वेस्टर मेरी ही कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो मैं पिछले दिन थोड़े से खरीद के अगले दिन महंगे में बेच दूंगा। अलाउड नहीं होती इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब कंपनी की बहुत बड़ी न्यूज कब रिलीज होगी, कैसे रिलीज होगी, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। कंपनी में लोगों को पता नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो, आपने बड़ी बात देखा होगा, ये इन सब मूवीज में भी दिखाते हैं कि कोई किसी को बोलेगा कि आज उस कंपनी के शेयर खरीद ले। एक मूवी आई थी सैफ अली खान की, बाजार, पता नहीं आपने देखी नहीं देखी। उसमें एक बंदा होता है तो उसकी बहन और उसका जीजा उसके पास आके कहते हैं कि हमें बड़ी पैसे की किल्लत है। तो वो कहता है जो कुछ है बेचो, पैसा लो और उस पैसे से एक कंपनी बता रहा हूँ उसके शेयर खरीद लो। असल में उस बंदे को भी नहीं पता होता कि उसका बॉस उसके साथ भी फ्रॉड कर रहा है। जब वो कंपनी बाहर निकलती है और उसका शेयर आता है, उसकी बहन और भाई पूरे खत्म हो जाते हैं। उसको खुद को भी नहीं पता था बेचारे को कि इतना बुरा होने वाला है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती बिल्कुल भी। अगर आप पिछले दिन किसी 4 बंदों को बता दो कि ये खरीद लो और अगले दिन, जैसे अभी केस चल रहा है सेबी में, कुछ ब्रांड्स हैं उनका शेयर बजट आने से 3 या 4 दिन पहले ही महंगा होना शुरू हो गया था। सेबी कह रहा है इसको एक्सप्लेन करो। सेबी ये नहीं बोल रहा है कि ये इलीगल है, सेबी कह रहा है ये हुआ क्यों? ऐसे तो रैंडमली तो नहीं हो सकता, कहीं से तो कोई खबर उठी है, तुम बताओ। अगर तुम इस चीज को प्रूव ना कर पाओ तो आपको ये बात नहीं पता होगी। सेबी ने मुकेश अंबानी पे बैन लगा दिया था इनसाइडर ट्रेडिंग का। किशोर बयानी पे भी बैन लग चुका है, गौतम अडानी पे भी लग चुका है। किशोर बयानी है बिग बाजार के अंदर, नहीं किशोर बयानी है, हाँ किशोर बयानी है बिग बाजार के अंदर। राधा किशन दमानी पे भी बैन लग चुका है। राधा किशन दमानी है डी मार्ट के अंदर। इन सब पे इनसाइडर ट्रेडिंग का कभी ना कभी आरोप लगा और कभी ना कभी वो सिद्ध भी हुआ, प्रूव भी हुआ। ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने जो जीडीपी ग्रोथ का डाटा अच्छा नहीं आया था वो डिस्कस किया। नीचे ट्रम्प की वजह से तो मैं आपको क्या बताऊं, ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऊपर गई, अब कल के बाद फिर नीचे आ गई ट्रम्प की वजह से। और एफआईआई, आई होप अब आपको ये समझ में लगा, एफआईआई की वजह से नीचे। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के अंदर ही होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, याद रखना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। अगला फिनटेक, फिनटेक की वजह से ऊपर। फिनटेक मतलब जो भी चीज फाइनेंस से जुड़ी हुई है। पिछले 2 दिन से इंडिया का कोई भी फाइनेंस कंपनी का शेयर उठा लो चढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि सब इस बात को रियलाइज कर चुके हैं कि जब लोगों के पास पैसा बचेगा वो खर्चने की कोशिश करेंगे। पैसा एक साथ तो आ ही नहीं रहा। मान लो आपकी सैलरी 12 लाख रुपए है, पिछले टैक्स स्ट्रक्चर में आप 12 लाख पे टैक्स दे रहे थे, तकरीबन शायद 1,75,000, अब आप दे रहे हो 0। तो सोचो, मैंने आपको ये बताया, आपकी 12 लाख की सैलरी मैंने आपको बताया, तो आपके उसी टाइम दिमाग में आया कि 1.25 लाख का क्या खरीदा जा सकता है। तो आपको याद है एक सैमसंग का ना बहुत महंगा एलसीडी आता है, आपने बड़े टाइम से देख के रखा। आपको पता है सरकार अनाउंस कर चुकी है अब तो बजट चेंज, अब तो टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। आप उस दिन जाओगे सैमसंग के स्टोर में और 1.25 लाख का टीवी बुक करा दोगे। बाद में रियलाइज करोगे कि 1.25 लाख आने में तो 1 साल लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। पर आपको ये बात तो 100% पता है पैसा आना ही आना है, तो लोन ले लो। इस वजह से फिनटेक की वजह से शेयर्स चढ़ गए एकदम से। और हमने वो जो वॉर, तो ये आपको बड़ा अजीब लगेगा, सीज फायर के शुरू में शेयर चढ़े फिर गिर गए, बुरी तरह से गिर गए। कल ट्रंप बोलता ऐसा करता है यूएस ना गाजा ही हत्या लेगा सारा, फिर चढ़ गए। सबको लगा अब होगा कुछ। आप समझ रहे हो? यूएसए के टैरिफ प्लान की वजह से जब हम पे टैरिफ लग रहा था तो गिर गए, जब चाइना पे लग रहा था तो बढ़ गए, फिर जब उसने हमारी बात करी तो फिर गिर गए। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस जा रहे हैं, पता है आपको? जैसे वो यूएस जाएंगे ट्रंप से हाथ मिलाएंगे ऊपर, फिर ट्रंप अनाउंस करेगा कि ये आपने गलती करनी चाहिए, फिर फाइनली डील हो जाएगी, फिर ऊपर। तो स्टॉक मार्केट ना एक बड़ा ही छोटा सा बच्चा है, मासूम सा, उसको जो इंफॉर्मेशन मिलती है ना उस पर एक्ट करता है। जब कल को आपका बच्चा होगा ना, तो जब तो वो चंट हो जाएगा तो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, पर जब वो बहुत मासूम होगा ना, आप उसको जो काम बोलोगे वो करना शुरू कर देगा। उसको आप उसको बोलोगे ना कि जाके दादाजी को उठा के लेके आ, वो चला भी जाएगा,
वो वहाँ जाकर रियलाइज़ करेगा कि ये हो नहीं सकता, पर वो आ जाएगा एक बार। स्टॉक मार्केट ऐसे होती है, स्टॉक मार्केट बड़ी जल्दी रिएक्ट करती है, फिर बाद में। अच्छा, एक चीज़ तो आपको समझाना ही भूल गया, एक चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में, इसके लिए एक टेक्निकल नाम होता है, नॉर्मलाइजेशन। नहीं, नॉर्मलाइजेशन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मैंने आपको बताया भी था। जब आपकी कंट्री में ज़्यादा ही पैसा लग जाए, शेयर थोड़े ज़्यादा ही महंगे हो जाएं, और बाद में लोग रियलाइज़ करें कि इतना पैसा लगाने वाली कंपनियां थी नहीं, हमने ज़्यादा लगा दिया। इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। स्टॉक मार्केट इज नॉर्मलाइजिंग, कैलिब्रेटिंग, इसको भी किस टेक्निकल सा नाम होता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ये भी हुआ कुछ टाइम पहले इंडिया में। हुआ क्या ना, 2023-24 में बहुत पैसा लगा। असल में 2023-24 में इंडिया के स्टॉक मार्केट में बीमारी फैल गई, इसको बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर बंदा एक बंदे से बात कर रहा है कि हाँ मैंने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो जो तीसरा बंदा गुजर के जाता था उसको लगता था मैं तो रह गया, इन्होंने कमा लिया, पता नहीं कितना कमा लिया होगा, मैं तो रह गया। ऊपर से इंस्टाग्राम पे लोग रील डालते हैं, आज मैंने 40,000 का प्रॉफिट बुक कर दिया, आज मैंने 50,000 का प्रॉफिट बुक कर दिया। बड़ी सिंपल बात है, अगर मैं 50,000 छोड़ो, मैं 5,000 का प्रॉफिट बुक करूँ ना, मैं रील क्यों डालूंगा, मैं खर्चूंगा 5,000 को जाके। इतना मुझे क्या सोसाइटी पे दया आ गई कि इनको भी सिखाऊं बेचारों को 50,000 कैसे कमाए जाते हैं। इस चीज़ को समझ लेना, अगर एक बंदा कह रहा है कि मैंने ये चीज़ करके बहुत सक्सेसफुल हो गया, तो चलो तुम्हें भी सिखाऊं, तो वो सक्सेसफुल तो नहीं है। वो तुम्हें एक सपना बेच रहा है, और उस सपना बेचने के चक्कर में जो तुम उसे पैसे दोगे वही उसकी मेन इनकम है। स्टॉक मार्केट्स वाले भी ऐसे ही करते हैं, डाइटिशियंस भी ऐसे ही करते हैं। या आजकल कुड़ियों में नया शुरू हुआ है कि आपको ना शीशे जैसी स्किन दे देंगे कि आप यहाँ से कुछ छोड़ोगे सिरता ही जाएगा नीचे, रुकेगा ही नहीं रास्ते में कुछ। वो भी ऐसे ही करते हैं। गवर्नमेंट तो खुलेआम कर रही है, अब तो वो झूठ भी नहीं बोलते, अब तो वो सच बोलते कि कुछ नहीं मिलेगा। पहले झूठ भी बोलती थी सरकारें, अब तो वो सच बोलते भी कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं मिलेगा। पर प्रॉब्लम क्या है, अगर आपकी कंट्री में 100 लोग हैं, 2 पार्टीज हैं, आपको पता है ये भी चोर है ये भी चोर है, 90 लोग वोट देने गए नहीं, या गए और नोटा को डाल के आ गए। 6 ने इनको वोट किया, 4 ने इनको वोट किया, 90 ने नोटा को वोट किया, तो इनकी सरकार बनेगी। पता है आपको कि नहीं पता ये बात? तो भी इनकी सरकार बनेगी, क्योंकि नोटा काउंट ही नहीं होता, वो सिर्फ है, नोटा होता है नन ऑफ द अबव, मतलब या तो आप वोट ना दो या तो आप नोटा को वोट दो। फिर भी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, चाहे पूरी कम्युनिटी का 10% हो, वही सरकार बनाता है। तो देख रहे हो कितनी अजीब होना। पता है क्या चाहिए, अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50% वोट नोटा को मिल गए, तो सारे कैंडिडेट्स का कैंडिडेचर कैंसिल होना चाहिए। होता ही, आप सोच नहीं सकते 2024 लोकसभा में सूरत में क्या हुआ। जो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट था ना, उसने कागज भरने के बाद पार्टी बदल दी। लिटरली उसने अपने आप को जानबूझ के डिस्क्वालीफाई करा दिया ताकि बीजेपी वाला इलेक्शन जीत जाए। लोगों को इतना गुस्सा चढ़ा, लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट नोटा को डाल दिए। आज वहाँ से एमपी कौन है? बीजेपी वाला। नोटा थोड़ा एमपी बन के जाएगा बेचारा, एमपी तो इंसान को ही बनाना पड़ेगा। तो सरकार भी बेचती तो आपको झूठ ही है। चलो जल्दी से सवाल पूछ लो। जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी। अब आज जो कुछ समझा है ना, इसको ऐसे ही मत छोड़ना, हर अगली चीज़ पे इसको अप्लाई करना। तो अगली चीज़ क्या आ रही है अप्लाई करने वाली? दिल्ली का इलेक्शन देखना उस दिन। कुछ चैनल्स होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, वो न्यूज़ के साथ साथ यहीं स्टॉक मार्केट लगा देते हैं बगल में। देखे आपने बिजनेस चैनल्स, वो साथ ही लगा देते कि यहीं आपने देखना ही है फ़ोन में, यहाँ देख लो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों ने कल को ब्रोकर बनना है तो देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आजकल सारी दुनिया कर रही है, आपको भी करना चाहिए। सीखो इस चीज़ को कैसे करते हैं, ताकि कम से कम एक बड़ा स्किल तो जीतो। अभी यहाँ पर इंटरव्यूज होंगे, कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं है जिसके पूरे इंटरव्यू में एक ना एक बार स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स या निफ्टी की बात ना हो। होती है, हाँ इतने बड़े डीप स्केल पे नहीं होती, पर डिस्कशन जरूर होती है। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना, और कोई भी इस पर डाउट हो गए प्लीज़ मुझसे पूछना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।